प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 3 और 4 से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किस संधि के द्वारा किया गया था? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन रोम संधि 1957 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के द्वारा किया गया? देखें, उसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय पूछा था, इसमें यूरोपीय संघ पूछ रहा है। तो यूरोपीय संघ का गठन maastricht संधि 1992 के द्वारा किया गया। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय संघ में कंफ्यूज नहीं होना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन रोम संधि के द्वारा 1957 में और यूरोपीय संघ का गठन maastricht संधि 1992 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की साझी मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की साझी मुद्रा यूरो है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना के तहत किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो मार्शल योजना अमेरिका की योजना थी, जिसके तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता करके अमेरिकी गुट में शामिल करना था। तो इसके लिए जो संगठन बनाया गया था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की जो कामयाब रही। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन असत्य है। यह कोशिश कामयाब नहीं बल्कि नाकामयाब रही। आपकी किताब में टाइटैनिक जहाज के साथ दिखाया गया है। जिस तरह से टाइटैनिक जहाज डूब गई थी, उसी तरह से यूरोपीय संघ का साझा संविधान बनाने का प्रयास डूब गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की साझेदारी अमेरिका से ज्यादा है, यानी कितना गुना ज्यादा है? तो सही विकल्प का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर सही उत्तर होगा 3 गुना। तो यहां 3 गुना आ जाएगा, यानी विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की साझेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्रों का संघ है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यूरोपीय संघ राष्ट्र नहीं है, बल्कि उसके जो घटक राज्य हैं, यानी जो सदस्य देश हैं, वो संप्रभु राष्ट्र हैं। संप्रभु मतलब संप्रभुता उनके अंदर है। वो जब चाहे यूरोपीय संघ से अलग हो सकते हैं। फिर यहां आगे कहा गया, लेकिन इसके कुछ लक्षण राष्ट्रों जैसे हैं। तो यूरोपीय संघ राष्ट्र तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रों जैसे कुछ लक्षण है। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का कौन सा लक्षण गलत है? तो यहाँ पर यूरोपीय संघ के कुछ लक्षण दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा लक्षण गलत है। तो यहाँ पर लिखा है कि यूरोपीय संघ का एक ध्वज है। ध्वज है यूरोपीय संघ का, जिसमें 12 सितारे हैं, जिस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। एकता और समृद्धि का प्रतीक है। एक गान है, यहाँ का एक गान है, जैसे किसी देश का राष्ट्रीय गान होता है, उसी तरह से इसका भी एक गान है। एक स्थापना दिवस है। अब यहाँ पर तो ये कथन सही है। एक संविधान है। तो हमने अभी चर्चा किया कि 2003 में संविधान बनाने की इन्होंने कोशिश किया था, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही थी, तो इसलिए ये गलत है। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ की एक साझी मुद्रा है, तो ये बात सही है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ की एक साझी संसद है। हाँ, यहाँ की साझी संसद है, जिसमें 751 सदस्य भाग लेते हैं, जो सभी देशों से चुनकर आते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा गलत है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहला जो विकल्प है, ये है एक समान विदेश नीति और रक्षा नीति का विकास करना। तो ये सही है। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करना। तो ये भी सही है, यानी यूरोपीय संघ के ये सब उद्देश्य हैं। यूरोपीय संघ के उद्देश्य आता है, तो ये सही वाला आप लिख सकते हैं। एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार करना, ये भी यूरोपीय संघ का उद्देश्य था। बाद में साझी मुद्रा जारी हुई थी। सैन्य सहयोग के माध्यम से नाटो का सामना करना। तो ये नाटो का सामना करने का इसका कोई मंशा नहीं थी, बल्कि इसके कुछ सदस्य देश स्वयं नाटो में शामिल हैं। तो इसलिए ये कथन आपका गलत है। तो सही उत्तर यही बनेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे यूरोपीय संघ के संदर्भ में कुछ ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो उसे एक ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक
गलत है, यानी इसमें से 3 कथन सही हैं। तो 3 जो कथन सही हैं वो भी आपके काम के हो सकते हैं कि अगर प्रश्न 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ को एक ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, तब आप ये नीचे तीनों जो है विकल्पों का आप उल्लेख कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला विकल्प दिया है यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना नहीं है, बल्कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के देशों की संयुक्त सेना की बात अगर की जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी सेना कही जाएगी। फिर आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो ये सही है, फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जो कि यूरोपीय संघ का भी सदस्य है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश परमाणु शक्ति संपन्न है। तो फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। आपकी किताब में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों की बात दिया होगा, लेकिन ब्रिटेन चूंकि अब अलग हो गया है तो न तो सुरक्षा परिषद वाले में आएगा ब्रिटेन का नाम, न तो परमाणु शक्ति संपन्न में ब्रिटेन का नाम आएगा। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जो यूरोपीय संघ के देशों की जब साझी बात की जाती है तो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो इस तरह से ये अंतिम के 3 सही हैं। ये जो पहला विकल्प है ये गलत है, इसलिए आपका उत्तर ये बनेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो आपका उत्तर होगा ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि यह यूरोपीय संघ से वर्तमान में अलग हो गया है। तो ब्रेक्जिट के तहत ये यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। अगर ये पूछा जाए कि यूरोपीय संघ से अलग होने वाला देश कौन सा है, तो तब भी आपको ब्रिटेन का ही नाम बताना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी से संबंधित आपके पेपर में प्रश्न आता ही आता है। तो देखें, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म कौन चलाया था? तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और प्रथम खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो सीनियर बुश थे। तो ये सही जोड़ी बना हुआ है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ये बिल क्लिंटन के समय में चलाया गया था 1998 में, जब उन्होंने अलकायदा के ठिकानों पर सूडान में और अफगानिस्तान में बमबारी किया था और क्रूज मिसाइल से हमला किया था। फिर अगला है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 9/11 की घटना के बाद चलाया गया था। अलकायदा और तालिबान के विरुद्ध अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ये जूनियर बुश के समय में चलाया गया था 2003 में। तो इस तरह से आपका ये जोड़ी बनेगा। ए का डब्ल्यू से सही है, बी का वाई से सही है, सी का जेड से सही है और डी का एक्स से सही है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी विश्व अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा 21%। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत संदेहास्पद लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका अपने किस खुफिया जेलखाना में बंदी बनाकर रखता था? तो ये होगा ग्वांतानामो बे। उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्यूबा के नीचे साइड में एक द्वीप है जहां पर अमेरिका का खुफिया जेलखाना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकांक्षियों के महाजोट ने किस ऑपरेशन में भाग लिया था? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के समय 40 से अधिक देशों ने मिलकर आकांक्षियों का महाजोट बनाया था। किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में। और इस आक्रमण के पीछे जो असली मकसद था वो था सद्दाम हुसैन के शासन का पतन करना, यानी सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करना। वहां पर यानी इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार का गठन करना, अमेरिका परस्त सरकार का गठन करना और उसके तेल के भंडारों पर कब्जा करना। लेकिन अमेरिका ने जो कारण बताया था वो ये बताया था कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और वो अब अभी भी उसका निर्माण और भंडारण कर रहा है, तो युद्ध के माध्यम से उसे ऐसा करने से रोकना है, जबकि उसके पास इस तरह के सामूहिक विनाश के हथियारों के कोई प्रमाण नहीं मिले थे। तो ये ध्यान रखना है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड प्रणाली का संबंध विश्व व्यापार के ऐसे नियमों से है जो अमेरिका के हितों का संरक्षण करते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है। आपकी किताब में साइड में ऐसा बॉक्स बना के कुछ मैटर लिखा हुआ है, आप उसको देखें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान विश्व को एक गांव माना जाए तो उसका चौधरी अमेरिका को माना जा सकता है। यह कथन सत्य है या असत्य?
तो ये कथन सत्य है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है ही, वैश्वीकरण का दौर है ही, तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया को एक गांव मान सकते हैं और उस गांव का चौधरी अमेरिका है। ये आपकी किताब की ही लाइन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत अमेरिका को जाता है? तो ये 65% होगा। भारत अमेरिका संबंध के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका का कुल रक्षा बजट विश्व के सबसे ताकतवर 15 देशों के कुल रक्षा बजट से भी ज्यादा है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 होना चाहिए। किताब में जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार 12 देशों के कुल रक्षा बजट से भी ज्यादा है, ना कि 15 देशों के कुल रक्षा बजट से। तो इसलिए यह कथन गलत है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्चस्व का वह साथी जो उसकी सैन्य ताकत को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यही साथी भविष्य में उसके वर्चस्व के मार्ग में बाधा पैदा कर सकता है। तो ये साथी कौन हो सकता है? तो ये साथी नाटो है। अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले कारकों में 3 कारकों की चर्चा की गई है, जिसमें नंबर 1 पर चर्चा की गई है कि अमेरिका की जो संस्थागत बुनावट है, नंबर 2 पर चर्चा की गई है अमेरिकी उन्मुक्त समाज, और नंबर 3 पर चर्चा की गई है नाटो। तो नाटो इसकी सैन्य ताकत को बढ़ाने वाला साथी है, लेकिन ऐसा भविष्यवाणी विशेषज्ञों का है कि ये भविष्य में उसकी बेलगाम सैन्य गतिविधियों पर ये रोक लगाने का काम करेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में अमेरिका को एक सैनिक के तौर पर दिखाया गया है। और ये कैसे पता चला कि ये अमेरिका है? तो यहाँ पर ये अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, जो वहां का राष्ट्रीय ध्वज है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अफगानिस्तान वगैरह लिखा है, तो इस पर कुछ देशों के नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ इसके शरीर पर विश्व का मैप गुदा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका पूरे विश्व में सैन्य अभियान चलाता रहता है, जो उसके सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं कि विकल्प में क्या क्या लिखा हुआ है। विकल्प में पहले विकल्प में दिया है, यह चित्र पूरे विश्व में अमेरिका के सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व को प्रदर्शित करता है। तो यह कथन सही है। यह चित्र पूरे विश्व में अमेरिका के आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व को प्रदर्शित करता है। तो आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व की कोई बात नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व की बात आएगी तो डॉलर का चित्र दिखाया गया, डॉलर में ग्लोब दिखाया जाएगा। यह चित्र पूरे विश्व में अमेरिका के सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व को प्रदर्शित करता है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में जब वर्चस्व की बात होगी तो नीली जीन्स या पेप्सी कोला, पिज्जा वगैरह, डोनाल्डीकरण वगैरह की बात होगी। यह चित्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारियों को प्रदर्शित करता है। तो ये भी गलत है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी की अगर बात होती तो वहां पर अमेरिका के ध्वज की जगह संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज होता। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।